हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के बारे में, यानी शिक्षा के उपागम, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को भगा कर मत देखा करिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको वो सब्जेक्ट के भी नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि उपागम क्या होता है। यानी उपागम अप्रोचेस, यानी कि वो साधन जिसके द्वारा किसी भी निश्चित स्थान पर पहुंचा जा सके। जैसे आप मान लेते हैं आप अपने स्कूल में स्टूडेंट्स हैं और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको लीव लेना है, और ये मसला आपका सिर्फ आपके प्रिंसिपल ही हल कर सकती हैं। तो यदि आपको आपके प्रिंसिपल तक कुछ भी एप्लीकेशन पहुंचाना है तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से नहीं कह सकते। इसका मतलब आप पहले अपने क्लास के मॉनिटर से बात करेंगे, आपकी मॉनिटर आपके टीचर को बताएंगी, फिर आपके क्लास टीचर जाकर आपके प्रिंसिपल या उनके सेक्रेटरी को आपका एप्लीकेशन देंगे, या फिर डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल से आपकी रिक्वेस्ट बताएंगे। तो इस तरह आपकी मॉनिटर, आपका क्लास टीचर या फिर उनका सेक्रेटरी प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए आपके अप्रोचेस है। तो शिक्षा में भी शिक्षा के उपागम यानी शिक्षा एजुकेशन के अप्रोचेस से वही तात्पर्य है कि वह सभी साधन, सामग्री, स्रोत, आधार या फिर रास्ते जिनके द्वारा शिक्षा की सामग्री तक पहुंचा जा सके, उसे कहते हैं शिक्षा के उपागम। शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया मानी जाती है। ज्ञान एवं अनुभव की प्राप्ति के लिए कुछ साधन और उपायों का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार शिक्षा के उपागम से तात्पर्य उन साधनों, आधारों, स्रोतों से है जिनसे शिक्षा के विविध पहलुओं की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट, शिक्षा के विभिन्न यानी प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। पहला दार्शनिक उपागम, दूसरा मनोवैज्ञानिक उपागम, तीसरा वैज्ञानिक उपागम, चौथा समाजशास्त्रीय उपागम और पांचवा ऐतिहासिक उपागम, यानी फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक, सोशोलॉजिकल और हिस्टोरिकल अप्रोचेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में, यानी दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम क्या होता है? शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए एवं शिक्षा को ठीक प्रकार से समझने के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्या आती है उसे समझने के लिए, ठीक प्रकार से समझने के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। दर्शन का मतलब क्या होता है? जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यानी शिक्षा को, समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसे प्रत्यक्ष रूप से हमें देखना होगा। प्राय शिक्षा के विविध पहलुओं को अच्छे ढंग से समझने, विविध समस्याओं को सुलझाने के लिए दर्शन का सहारा लेना पड़ता है। यानी शिक्षा के सभी पहलुओं को अच्छे ढंग से समझने, पढ़ने या फिर उनकी विविध जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें दर्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो वस्तुतः दर्शन चिंतन की एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या के संदर्भ में सामान्य निष्कर्ष निकालने में समर्थ होता है। यानी किसी भी वस्तु के बारे में यदि हमें निष्कर्ष निकालना है तो केवल हम देखकर ही निकाल सकते हैं, है ना। जब हम किसी वस्तु को देखेंगे नहीं, ये कहा आमतौर पे नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में क्या कहा जाता है कि जब तक अपनी आँख से ना देखो तो किसी भी चीज़ पर यकीन ना करो। तो इसी प्रकार दर्शन के द्वारा ही तो हम निष्कर्ष निकालने में समर्थ होते हैं ना। दर्शन का मतलब होता है देखना। तो जब हम किसी चीज़ को या फिर शिक्षा से संबंधित समस्याओं को नहीं देखेंगे तो हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? तो यही कहा जा रहा है कि दर्शन चिंतन की एक प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भी समस्या के समाधान या फिर निष्कर्ष निकालने में समर्थ होता है। दर्शन जीवन मार्ग को प्रशस्त करता है। यह जीवन के आदर्शों से जुड़ा होता है। प्रत्येक जीवन का एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। यदि विश्वास जीवन के लिए उपयोगी है तो उसका शैक्षिक महत्व अवश्य है। तो क्या कहा जा रहा है कि दर्शन जो होता है वो जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। यदि हम देखें तो प्राचीन काल से ही कहा जा रहा है कि जो देखो उस पर ही विश्वास करो। तो इसका मतलब है कि ये हमारे आदर्शों से जुड़ा हुआ है।
तो प्रत्येक जो भी जीवन दर्शन होता है वो एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। यदि हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो विश्वास हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और शैक्षिक महत्व के लिए भी आवश्यक है। दर्शन सिद्धांतों का प्रणयन करता है और शिक्षा उसे व्यवहारिकता प्रदान करती है। तो दर्शन क्या है? सिद्धांतों पर चिंतन मनन करता है और शिक्षा उन चिंतन मनन को व्यवहारिकता प्रदान करती है, उस सिद्धांत को व्यवहारिकता प्रदान करती है। इस प्रकार जेंटाइल ने लिखा कि बिना दर्शन की गुत्थियों से परिचय प्राप्त किए शिक्षा को समझना कठिन है। तो जेंटाइल कह रहे हैं कि दर्शन की जो गुत्थी होती है, जब तक हम किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसको समझ नहीं सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि दर्शन की जो भी गुत्थी होती है उनसे परिचय प्राप्त किए बगैर हम शिक्षा को समझना कठिन है या शिक्षा को नहीं समझ सकते। स्पेंसर का कथन है कि सच्चा दार्शनिक ही शिक्षा की व्यवहारिकता दे सकता है। तो स्पेंसर कह रहे हैं कि जो सच्चा दार्शनिक है, जिसके अंदर किसी भी छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी चीज़ को या उसके पीछे इंटेंशन को समझने की जो भी गुण, जो क्वालिटी होती है, वो सच्चा दार्शनिक है। तो जो सच्चा दार्शनिक है वही शिक्षा को व्यवहारिकता प्रदान कर सकता है। शिक्षा और दर्शन की आपसी घनिष्ठता को स्पष्ट करते हुए कुछ विचारकों के विचार नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। फिक्टे के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो फिक्टे के अनुसार बिना दर्शन के आश्रय लिए, बिना दर्शन की सहायता के शिक्षा के जो भी उद्देश्य होते हैं उन्हें कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। जेंटाइल ने कहा, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। जी.ई. पेंटिड्स के अनुसार अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है, उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। तो जे.ई. पेंटिड्स क्या कहते हैं कि ये कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है, यदि दर्शन के बगैर शिक्षा को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती, तो उसी प्रकार दर्शन भी शिक्षा पर आधारित है। यानी शिक्षा के द्वारा हम दर्शन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जॉन डीवी ने कहा कि दर्शन अपने सामान्यता रूप में शिक्षा सिद्धांत है। वस्तुतः शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षा की समस्याओं के समाधान में दर्शन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का ही प्रयोग किया जाता है। पग पग पर दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शन करता है। इसी कारण दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। शिक्षा से दर्शन की व्यवहारिकता प्रसारित और एवं विकसित होती है, जबकि दर्शन से सिद्धांत देता है। तो जॉन डीवी क्या कह रहे हैं? दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। पग पग पर पथ प्रदर्शन, पग पग पर दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शन करता है। यानी जॉन डीवी के अनुसार पग पग पर दर्शन का मार्गदर्शन शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। तो यदि हम ये उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जन्म लेने के बाद पहले उठना, बैठना, चलना, बोलना सीखता है, उसके बाद उससे संबंधित नियम जैसे समझना, जानना, बनाना, अपनाना, फिर इस योग्य वो होता है। तो इसलिए किसी भी कार्य की व्यवहारिकता और उसकी उपादेयता के अनुरूप कोई भी व्यक्ति बड़ा होने पर सिद्धांत के अनुसार चलने का प्रयास करता है। तो यह स्थिति शिक्षा में भी लागू होती है। शिक्षा की विविध समस्याओं के व्यवहारिक समाधान हेतु व्यक्ति दर्शन द्वारा सिद्धांत का निरूपण करता है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद से शिक्षा नियंत्रित और निर्देशित होती है। यानी दर्शन के विभिन्न विचारधाराओं द्वारा शिक्षा को एक नवीन नियंत्रण एवं निर्देश मिलता है। तो यदि आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्य के रूप में आत्मानुभूति के विकास पर बल दिया। हाँ, प्रकृतिवाद ने शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव किया। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को प्रकृति की ओर भेजो, ये उन्होंने नारा लगाया। प्रयोजनवाद में प्रयोग पर बल दिया। यथार्थवाद में वस्तु की यथार्थता पर बल दिया। तो इस प्रकार ये जो भी दर्शन की विचारधारा है, इनके द्वारा शिक्षा में एक नए और नवीन मार्ग प्रशस्त हुआ एवं शिक्षा के विभिन्न आयामों पर शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्णता प्राप्त हुई।
शिक्षा के सामान्य रूप से 4 अंग है। पहला उद्देश्य, दूसरा पाठ्य सामग्री, तीसरा पाठन विधि और चौथा अनुशासन। यानी हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के चार अंग है। पहला उद्देश्य, दूसरा पाठ्य सामग्री, तीसरा पाठन विधि और चौथा अनुशासन। यानी शिक्षा इन्हीं अंगों के इर्द गिर्द निरंतर चलती रहती है। तो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर दर्शन के प्रत्येक ये जो भी अंग है यानी उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो इसलिए रॉस ने दर्शन एवं शिक्षा को एक सिक्के के 2 पहलू कहा था। संक्षेप में दार्शनिक उपागम का योगदान शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नवत किया जा सकता है। यानी शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य, मूल आदि के निर्धारण में, शिक्षा की विधि यानी शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य, मूल्य आदि के जो निर्धारण था उसमें दार्शनिक उपागम का योगदान निहित है। शिक्षा की विविध समस्याओं के समाधान में दार्शनिक उपागम का योगदान निहित है। शिक्षा के सिद्धांत की प्राप्ति में, शिक्षण विधियों के चुनाव एवं निर्धारण में, पाठ्यचर्या के युग सापेक्ष में, अध्यापक को नवीन दृष्टिकोण प्रदान करने में, शैक्षिक प्रबंधन में, विद्यालय प्रशासन को उत्कृष्ट बनाने में, शिक्षा के मूल्यांकन में, शिक्षा के न्यूनतम आयामों को आत्मसात करने में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दर्शन यानी दार्शनिक उपागम के द्वारा जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। दार्शनिक उपागम के द्वारा शिक्षा के विविध पहलुओं को अच्छे ढंग से समझने और समस्या को सुलझाने के लिए दार्शनिक उपागम का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए दर्शन चिंतन की एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान सामान्य निष्कर्ष निकाल कर सकता है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक उपागम यानी साइकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक उपागम से तात्पर्य शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पर आधारित मतलब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक उपागम से तात्पर्य है कि शिक्षा का साइकोलॉजिकल बेस पर एजुकेशन का साइकोलॉजिकल बेस्ड होना। शिक्षा एक और तो जीवन के समस्त अनुभव और ज्ञान को कहते हैं। यह अनुभव और ज्ञान मनुष्य के अपने व्यवहार के कारण प्राप्त हुआ। दूसरी ओर शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मूल व्यवहार समाज के वातावरण के अनुकूल परिवर्तित करता है। तो क्या है कि कहा जा रहा है कि शिक्षा एक तो पहला अनुभव का ज्ञान है और दूसरा शिक्षा व्यवहार का ज्ञान है। पहला क्या है, अनुभव का ज्ञान है और दूसरा क्या है, व्यवहार का ज्ञान है। अनुभव के ज्ञान के द्वारा शिक्षा व्यक्ति जो भी अपने अनुभव के आधार पर व्यवहार करता है वो, और दूसरा शिक्षा एक प्रक्रिया है जो समाज के या मनुष्य अपने मूल व्यवहार के द्वारा समाज में परिवर्तित और परिवर्धित करता है, तभी वह सभ्य और सुसंस्कृत माना जाता है। मनुष्य वह प्रक्रिया एक निश्चित उद्देश्य के सामने रखकर करता है। पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, डीवी आदि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को विकास बताया है। तो फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, डीवी क्या कह रहे हैं, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। अतः शिक्षा के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, शोधन और विकास संभव है। स्पष्ट है कि शिक्षा का आधार मानव व्यवहार यानी मनुष्य जो भी व्यवहार करता है वो उसकी शिक्षा को परिलक्षित करता है। विज्ञान मानव और अन्य प्राणियों के व्यवहार और मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है कि अन्य प्राणियों और मनुष्य का जो व्यवहार है उसकी प्रकृति का अध्ययन करता है। मानव प्रकृति के अनुसार मनोविज्ञान यह बताता है कि कब, किसे और क्या कहाँ सिखाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है। तो यानी मनोविज्ञान क्या बताता है कि व्यक्ति कब, कैसे, क्या, कहाँ सीख सकता है। जहाँ शिक्षा की प्रक्रिया में कोई कठिनाई उपस्थित होती है उसका विश्लेषण मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। कक्षा में शिक्षण हेतु बहुत से विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे से भिन्न होता है। ऐसी दशा में शिक्षण कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक के सामने कठिनाई होती है। मनोविज्ञान की सहायता से उसे व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होता है और उस ज्ञान के आधार पर वह पाठ्यक्रम एवं विधि नियत करता और समस्या हल करता है। तो जब एक टीचर अपने क्लासरूम में पढ़ाता है तो उससे एक क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से 10 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छे। तो टीचर को उन्हें पढ़ाने में, उन्हें अपनी बात समझाने में, अपनी बात को कन्वे करने में आसानी होती है। दूसरी तरफ 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बात थोड़ी समझ में आती है। और तीसरे तौर पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल भी कुछ भी
कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो क्या है कि एक अध्यापक मनोविज्ञान का सहारा लेता है और पता लगाता है कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। फिर उस विभिन्नता के आधार पर वो उस पाठ्यक्रम और अध्यापक अपने लेसन प्लान में उन विधियों को, उन तरीकों को अपनाता है जिसके द्वारा उसके क्लासरूम की समस्या भी हल हो जाए, उसके उन स्टूडेंट्स को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जिन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। प्राय ऐसा होता है कि कुछ क्लास में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनमें मानसिक और व्यक्तित्व संबंधी जो विषमताएं होती है, जो जटिलताएं होती हैं, वो अलग अलग होती है। तो इसकी जानकारी अध्यापक को मनोविज्ञान की सहायता से होती है। पेस्टोलॉजी ने कहा था, मैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण करना चाहता हूँ, और इस कार्य में वह सफल हुआ। उसके शिष्य फ्रोबेल और हर्बर्ट ने उसकी इच्छा को और आगे बढ़ाया। बाद में मॉन्टेसरी, डीवी, गांधी जी आदि शिक्षार्थियों ने अपनी शिक्षा योजना को मनोवैज्ञानिक स्वरूप दिया। मनोवैज्ञानिक उपागम के मुख्य योगदान का संक्षेप निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, शिक्षा बाल केंद्रित बन गई। शिक्षा को प्रमुख स्थान मिला, यानी मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के कारण शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया गया। पहले क्या होता था, अब शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट। तो पहले शिक्षा क्या होती थी, टीचर यानी अध्यापक केंद्रित होती थी। अध्यापक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु अध्यापक होता था। लेकिन अब क्या है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को बनाया जाता है, यानी शिक्षा में ये बदलाव और लोगों की सोच में परिवर्तन आया मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से, यानी साइकोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा। शिक्षार्थी को प्रमुख स्थान मिला। शिक्षार्थी को प्रमुख स्थान मिल गया। सभी को समान शिक्षा का अधिकार देकर व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने का कार्य आरंभ होगा। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और शारीरिक विकास मात्र न रहकर व्यक्तित्व का सर्वग्र विकास हो गया। पाठ्यक्रम में बालक की रुचि, योग्यता, अवस्था, आयु और झुकाव का पूरा ध्यान किया जाने लगा। पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक विषय ही नहीं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान मिला, जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्य, यात्रा, सेवा कार्य, सैनिक क्रियाएं आदि। तो अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक उपागम के बारे में। वर्तमान समय में वैश्विक संस्कृति के कारण प्रत्येक राष्ट्र को अपनी विविध पहलुओं तथा जीवन दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उपागम प्रवृत्ति से संपृक्ति करना आवश्यक हो गया। शिक्षा में वैज्ञानिक उपागम से आशय शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि को वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों, प्रयोगों से परिपूरित करना तथा आगमन विधि पर बल देकर वैज्ञानिक निष्कर्ष को प्राप्त करना। तो शिक्षा के वैज्ञानिक उपागम से तात्पर्य है कि शिक्षा के जो भी उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि होती है, उन सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उनके तथ्यों और सिद्धांतों से परिपूरित करना, उसमें आगमन विधि को बल देना, यानी वैज्ञानिक निष्कर्ष को प्राप्त करना माना गया। विशिष्ट ज्ञान जब व्यवस्थित होता है तो उसे विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान में तार्किक क्रम का होना आवश्यक है। उसमें कारण कार्य संबंध की स्पष्टता होती है। तो शिक्षा के इस अप्रोच से तात्पर्य यह है कि शिक्षा को एक तार्किक रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा के वैज्ञानिक उपागम यानी अप्रोचेस, साइंटिफिक अप्रोचेस का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के वैज्ञानिक उपागम का अर्थ है शैक्षिक उद्देश्यों को उपयोगी एवं प्राप्य बनाना, पाठ्यक्रम में विज्ञानों की शिक्षा का समावेश करना, शिक्षण विधि में ज़्यादा से ज़्यादा आगमन विधि का यूज़ करना और इंद्रिय प्रशिक्षण को प्रमुख स्थान देना। प्रयोजनवाद ने वैज्ञानिक विधि को शिक्षा में प्रतिपादित किया। वैज्ञानिक विधि शिक्षा विधि विभिन्न विधियों के रूप में प्रस्फुटित हुई, जैसे समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट प्रणाली आदि। वैज्ञानिक विधि एक और युग के अनुरूप है तो दूसरी ओर यह लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के लिए भावी नागरिकों को तैयार करती है, योजना बनाती है, क्रियान्वयन करती है, उनका मूल्यांकन करती है, लोकतांत्रिक जीवन की तैयारी कराती। इससे बालकों को पहल करने, योजना बनाने तथा समीक्षा करने की आदत का निर्माण होता है। वैज्ञानिक उपागम को शिक्षा का आधुनिक उपागम माना जाता है। इसका लक्ष्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तार्किक शक्ति का विकास करना माना गया। इस उपागम की प्रमुख विशेषता अग्रलिखित है। साहित्यिक एवं सैद्धांतिक शिक्षा का विरोध हुआ, यानी वैज्ञानिक उपागम के कारण
तार्किक शक्ति का विकास हुआ, जिसके कारण साहित्यिक एवं जो भी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष होते थे उनका विरोध किया जाने लगा। यह उपागम ज्ञानेंद्रिय यथार्थ का विकसित रूप है, यानी इस उपागम के द्वारा विज्ञान क्या है, क्यों है, कैसे है की विवेचना करता है। इस प्रकार यथार्थवाद भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप की विवेचना करता है। तो इस उपागम के द्वारा ज्ञानेंद्रिय के यथार्थवाद का विकसित हुआ। पाठ्यचर्या की अपेक्षा पाठ्य सामग्री पर बल, यानी वैज्ञानिक उपागम के आगमन के द्वारा पाठ्य सामग्री पर अधिक बल दिया जाने लगा। बालकों को पाठ्य सामग्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर बल दिया गया। छात्रों को वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन के लिए प्रेरित करना, यानी वैज्ञानिक उपागम के कारण वैज्ञानिक विषयों को अधिक बढ़ावा दिया गया। छात्रों में उस वैज्ञानिक विषयों के प्रति रुचि को जागृत किया गया। छात्र अपनी इच्छाओं के अनुकूल विषय चयन कर सकते थे। करने में चॉइस सिस्टम लागू हो गया, यानी जो भी छात्र थे वो अपनी इच्छाओं के अनुकूल विषय चयन कर सकते थे। आगमन विधि का समर्थन किया गया, यानी वैज्ञानिक उपागम के द्वारा आगमन विधि का समर्थन किया गया। शैक्षिक समस्या को प्रायोगिक अध्ययन, यानी विज्ञान क्या है, प्रयोगों पर आधारित है। तो जो भी शैक्षिक समस्याएं होती थी उनका प्रयोग के अध्ययन करके उन समस्याओं का समाधान किया जाने लगा। समस्याओं के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, यानी प्रश्नावली विधि, मॉन्टेसरी विधि, अध्ययन विधि, अवलोकन विधि आदि का प्रयोग के दौरान शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालना जाने लगा। शैक्षिक तकनीकी से शिक्षा आदतन वैज्ञानिक आविष्कारों की कार्यपद्धति से परिपूरित हो गई, यानी शैक्षिक तकनीक के कारण जो भी वैज्ञान आविष्कार हुए उससे शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख बदलाव आए। उदार शिक्षा का नया अर्थ, जिसमें व्यावसायिक एवं नागरिक शिक्षा दोनों का समावेश किया गया, न केवल साहित्यिक विषय का। यानी वैज्ञानिक उपागम के द्वारा छात्रों को नागरिक शिक्षा के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। तकनीकी का यूज़ करके उन्हें उनके औद्योगिकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये इससे संबंधित पार्ट 1 है। आगे आने वाली वीडियोस में हम सामाजिक शास्त्रीय उपागम एवं ऐतिहासिक उपागम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।